ये अगर कर लेते हो तो मुझे तो इतने में ही कॉन्फिडेंस आ गया था, मेरे को अलग से मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जैसे कि रेड डाटा बुक है, न्यू फैमिलीज है, इन सबको आपको अलग से पढ़ना होगा। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने बोला था कि अब नीट 2025 के लिए आपकी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज उसके लिए पहली वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कि नीट 25 के लिए आपको कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं सब्जेक्ट वाइज, और उसी पे साल भर काम करना है ताकि आप सिलेक्ट हो पाओ। ऐसा करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट नहीं करते हो, मतलब आपको क्या पढ़ना है, कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से रिवीजन करना है, ये सब फिक्स नहीं करते हो, तो फिर आपको एक और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा और इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी सिलेक्शन लेने वाला इंसान जो होता है वो अपने पूरे जर्नी में क्या करता है, तो अगर आप ऊपर से देखोगे, ओवरव्यू देखोगे, तो वो हमेशा अपने साल के स्टार्टिंग में एक लिमिटेड रिसोर्स, मतलब कि एक रिसोर्स को फिक्स करता है। रिसोर्स मतलब कि उसको नोट कहाँ से बनाने हैं, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये फिक्स करता है। फिर उसके बाद जब वो आगे पढ़ता है उसको, तो उसी नोट्स को वापस से हाईलाइट करता है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है उसमें मार्किंग करता है, और अपने लास्ट मंथ के लिए एक मटेरियल प्रिपेयर करता है जिसको वो एंड में रिवाइज करता है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो अपने प्रिपरेशन में, तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या मैं उस लास्ट मंथ के रिवीजन के लिए रेडी हो पा रहा हूँ, क्या मैं उतना बार रिवाइज कर रहा हूँ कि मैं लास्ट में 2-3 बार रिवाइज कर पाऊँ अपने सिलेबस को। इस पे फोकस करना चाहिए, और इस चीज़ को हेल्प करने के लिए मैं बहुत सारी अभी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर कि कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन से बुक्स यूज़ करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवाइज करना है। और ये भी डाउट जो आप पूछ रहे थे कि भैया किस सब्जेक्ट में नई एनसीईआरटी करें कि ओल्ड एनसीईआरटी करें, इस पर भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले फिजिक्स में क्या चाहिए होगा, अपने प्रिपरेशन में नोट्स चाहिए होगा, और नोट्स आपका नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। मतलब कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप नया नोट्स इस साल बनाओगे, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो इस साल और आपके पास ऑलरेडी अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं पिछले साल के, तो आपको नए नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहला जो चीज़ है जो आपको चाहिए वो हो गया नोट्स। अब दूसरा डाउट आता है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, और फिजिक्स में आपको पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे पहले ये तो समझ जाओ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डीसी पांडे, एचसी वर्मा ऐसी बुक से नहीं करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हमेशा किसी कोचिंग मॉड्यूल से ही करना है, क्योंकि सबसे बेटर सोर्स जो है वो कोई कोचिंग का मॉड्यूल ही होता है, जिसमें आपको पीडब्ल्यू का भी मॉड्यूल मिल सकता है, या फिर जो दूसरे 2 कोचिंग्स हैं, एलियन और पाताल कोचिंग, उनके भी मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने अपने में वही किया था। तो अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि पीडब्ल्यू का अगर आप बैच लेते हो तो ऐप पे ही उनका मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ऑफलाइन वाला कोई मॉड्यूल चाहिए तो आप एलियन या फिर पाताल वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही अच्छे अपने जगह, और उसके सॉल्यूशन अगर चाहोगे तो आप ऑनलाइन सर्च करके मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपको डाउट होगा। तो ये तो हो गई मॉड्यूल की बात। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी पीडब्ल्यू से पढ़ेंगे या एमआर सर से पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, तो एमआर सर क्या करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करवा देते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का। अगर आप देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन वो अपने क्लास में ही करवा देते हैं, और उसके साथ अगर आप उनके डीपीपीज को मिला लोगे तो आपका 100% जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो कवर हो जाता है। तो इस केस में फिर आपके पास वो टाइम नहीं बचता है कि आप मॉड्यूल करो, और ना ही मैं रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप उनसे पढ़ रहे हो, एमआर सर से पढ़ रहे हो, तो आपको फिर मॉड्यूल्स अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवाते हैं, तो उस केस में आपको मॉड्यूल्स करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर आप एमआर सर से पढ़ना चाहते हो या फिर उनके जैसे ही और अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो आप पीडब्ल्यू के बैचेस ले सकते हो, जिसमें अगर आप ड्रॉपर हो तो यकीन 2.0 नीट 2025 बैच ले सकते हो, जो कि 4800 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आप अर्जुना नीट 2025 बैच ले सकते हो, और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप लक्ष्य नीट 2025 बैच ले सकते हो, जो कि दोनों ही के जो प्राइसेस है वो 4800 रुपीज़ है। इन सारी बैचेस के हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, जो कि 3000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इन सारी बैचेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, आपको डेली डीपीपीज मिलेंगी, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके अवेलेबल रहेंगे। ऑल्सो इन सारी बैचेस के साथ अपने अपने मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैं अलग से क्या मॉड्यूल लूँ, तो वो भी आपका वहाँ पे अवेलेबल है। इनमें से कोई भी बैच अगर आपको लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मेरा कूपन कोड AV150 आके आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। अब फिजिक्स में अगली चीज़ जो आपको करनी है, जो कि आप पूछते हो तो कि भैया एनसीईआरटी करें नहीं करें, करना है तो कब से करना है, तो एनसीईआरटी आपको अभी नहीं करना है। पहले आप अपना नॉर्मल कोर्स जो आपका चल रहा है, जो आपको बैचेस में पढ़ाए जाएंगे, उसको कंप्लीट करो, क्योंकि एनसीईआरटी आपको सिर्फ उस एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना है जो हर साल आता है, जिसमें अगर आपने एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ी है तो आपको आसान हो जाता है सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एनसीईआरटी थ्योरी नहीं किया तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा आपसे, लेकिन अगर किया होगा, जैसे इस साल एटम का क्वेश्चन आया था जिसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि ईच होगा या मोस्ट होगा, तो अब अगर जनरली देखते, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं भी जाते और कॉमन सेंस लगाते तो उसका आंसर मोस्ट ही होना चाहिए था, ईच नहीं हो सकता था, क्योंकि सारे के सारे आइटम स्टेबल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी वहाँ पे नया एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी वाला कंट्रोवर्सी हो गया, और जिसमें एनटीए ने इस बार ओल्ड एनसीईआरटी को भी सही माना, लेकिन ऐसा हर साल हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आप सही करके आओ, तो इसलिए आपकी एनसीईआरटी पढ़ी होनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको वो करना है दिसंबर में, जब आपको ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस फिजिक्स का हो गया होगा। उसमें भी आपको फिर 11th के दोनों पार्ट नहीं करने हैं, 11th में पार्ट 2 और 12th की भी जो पार्ट 2 है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहीं से जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके वो बन रहे हैं। अब डाउट आता है कि ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़े या न्यू एनसीईआरटी से पढ़े, तो न्यू एनसीईआरटी अगर आपके पास है
तब तो ठीक है, नहीं है तो अगर आप अभी परचेस करने जाओगे तो आपको न्यू ही मिलेगी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि ओल्ड एनसीईआरटी पर है या न्यू एनसीईआरटी पर है, तो न्यू एनसीईआरटी ही ले लेना। उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में तो है लेकिन न्यू एनसीईआरटी है उससे हटा दिया गया है, तो उस केस में वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको दिसंबर से पहले बता दूंगा, और कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एक वीडियो बना के, जिसमें कैसे आपको एनसीईआरटी कवर करनी है फिजिक्स के लिए वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वो उससे भी कवर कर सकता है। जो मैंने आपको बताया कि ईच और मोस्ट का डाउट आया था तो उसमें ओल्ड एनसीईआरटी वाला भी कंसीडर किया गया है, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इंस्पाइट की एनसीईआरटी में एक्जैक्टली क्या लिखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का भी डाउट मत लो, अभी जो मैंने बोला कि आप अपने नोट्स बनाने में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ध्यान दो। अब चलते हैं हम लोग आगे और फिजिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल में भी जैसे आपने फिजिक्स के लिए नोट्स को इंपॉर्टेंस दी है, वैसे ही फिजिकल में भी नोट्स को आपको इंपॉर्टेंस देना है, अपना नोट्स बनाना है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना हुआ है तो उसको बनाओ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ करनी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो कहाँ से करें? तो सबसे पहले तो आपको डीपीपी जो मिलेंगे वो तो आपको करना ही है, और इसके साथ साथ आपको मॉड्यूल्स और पीवाईक्यू करना है। अगर जैसा कि मैंने बताया आपके जो टीचर हैं वो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं जितना कि आपके मॉड्यूल्स में है, तो उस केस में आपको मॉड्यूल्स अलग से करना होगा। लेकिन अगर वो एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उस केस में आपको अलग से मॉड्यूल्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एटलीस्ट इतना तो करा ही देते हैं कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन वो करवाते हैं। तो अगर वैसा है तब भी आपको मॉड्यूल्स करने की उतनी जरूरत नहीं है, अगर आपको उससे ही आपका क्वेश्चन बनना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी कौन सी करें और कब करें। तो एनसीईआरटी इसमें भी जैसे आप फिजिक्स के लिए दिसंबर के बाद स्टार्ट करोगे तो वैसे ही इसमें भी दिसंबर के बाद ही आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। और अभी अगर आप लेने जाओगे तो न्यू एनसीईआरटी मिलेगी, तो न्यू एनसीईआरटी करो, ओल्ड एनसीईआरटी करो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए, आपके चैप्टर्स हटाए गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू एनसीईआरटी आप कोई भी कर सकते हो। इसमें मेन एनसीईआरटी किसके लिए करनी है? तो आपको 12th की जो फिजिकल है उसके लिए तो कर ही लेनी है, और स्पेसिफिकली इसमें जो 2 चैप्टर्स हैं केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, इन दोनों को कर लेना है। बाकी डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें फिजिक्स और फिजिकल की जो एनसीईआरटी है उसको कैसे कवर करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा दिसंबर स्टार्ट होने से पहले। ऑल्सो किसी को अगर दिक्कत हो कि भैया हमसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही है, तो उस केस में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सारे चैप्टर्स के वो कवर कर रखे हैं, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। अब बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक के ऊपर। तो इनऑर्गेनिक में आपको नोट्स भी बनाने होंगे और कहीं कहीं पे एनसीईआरटी भी हाईलाइट करनी होगी। तो नोट्स कहाँ पे बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं आपको इन सारे चैप्टर्स में, जैसे कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपके कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स हैं और इनके कंसेप्ट्स आपके आगे यूज होंगे पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक। तो इसीलिए इन चैप्टर्स के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको बैच में कराया जाए अच्छे से नोट्स में लिखो। और उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्योंकि ये कंसेप्चुअल चैप्टर है तो इसमें आप सिंपल मॉड्यूल्स को लगा सकते हो और पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। बस इतना कर लोगे तो आपका इन चैप्टर्स के लिए जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन जो पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक है इस केस में आप एनसीईआरटी हाईलाइट कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ एनसीईआरटी हाईलाइट। कुछ बच्चे नोट्स भी बनाएंगे तो वो उनका प्रेफरेंस है, लेकिन एनसीईआरटी हाईलाइट करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वही लाइन्स आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस केस में क्योंकि आप बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो एनसीईआरटी हाईलाइट कर लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और इसमें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत मेरे हिसाब से एज सच नहीं है। अच्छा, आप टीचर से पढ़ सकते हो, जो समझा रहे समझ सकते हो, लेकिन लास्ट में एनसीईआरटी हाईलाइट कर सकते हो। मैंने भी ह्यूरिस्टिक में करवाया हुआ है, उसको देख के एनसीईआरटी हाईलाइट कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो इसमें आपको मॉड्यूल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में। मैंने तो सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किया था, मेरे को इसमें ही कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि इसके बाद आपको बार बार बस रिवाइज करना होता है। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कुछ ऐप्स हैं ऑनलाइन जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करने के लिए, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये तो हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कि इन चैप्टर्स में आपको मॉड्यूल्स करने हैं, लेकिन इसमें आपको मॉड्यूल्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, और अगर क्वेश्चन बनते भी तो बहुत ज़्यादा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना देते हैं, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। इससे अच्छा कि आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद नई एनसीईआरटी करें कि ओल्ड एनसीईआरटी करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ड्रॉपर हो, आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हाईलाइटेड है तो आप उसी को यूज़ करो, क्योंकि इधर तो कोई एनसीईआरटी करनी नहीं है, और जो करनी होगी मैं आपको अपने ह्यूरिस्टिक में बना दूंगा। इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं इसके लिए तो बना ही दूंगा, और बाकी इन दोनों चैप्टर्स के मैं देख लूँगा, क्योंकि ये दोनों कंसेप्चुअल है। तो जो ह्यूरिस्टिक है वो मोस्टली जो है रटने वाले चैप्टर्स या जो हार्ड थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके लिए बनती है, तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा अगर बन जाता है इन तीनों के लिए तो तीनों के लिए मैं बना दूंगा और पूरी इनऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। ऑर्गेनिक तो मैंने पिछले साल ही करवा दी थी। तो न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो जो आपके पास है, क्योंकि कंटेंट दोनों में सेम है। जिसके पास जो है वो कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी बस आपको मेनली इन दोनों चैप्टर्स के लिए बार बार रीड करनी है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आप नोट्स बना सकते हो या फिर एनसीईआरटी हाईलाइट कर सकते हो। मैंने पहले नोट्स बनाया था, बाद में एनसीईआरटी हाईलाइट कर लिया था, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक के ऊपर। तो ऑर्गेनिक में आपको सेम पहले नोट्स बनाना है कंसेप्ट्स के लिए। कंसेप्ट्स कहाँ पे है? तो हर एक चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिलेंगे, तो पहले तो आपको पूरी ऑर्गेनिक की नोट्स बनानी है, चाहे आप किसी भी टीचर से करो। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी भी हाईलाइट करना है, ताकि आप थ्योरी जो है पॉइंट उसको कवर कर पाओ। एआर क्वेश्चन जो बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ मैंने अपनी ह्यूरिस्टिक में करवा रखी है, उसको देख के आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सिंपल कंसेप्ट्स को अपने नोट्स से रिवाइज करोगे, और जो थ्योरी वाले पॉइंट्स है उसको अपने एनसीईआरटी हाईलाइट से रिवाइज करोगे। इसके अलावा आपको रिएक्शन कॉपी भी एक आपके पास होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक में मेन आपके पास ये 3 चीज़ होना चाहिए रिविजन के लिए। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मेनली पहले क्या करना है, इंटेक्स क्वेश्चन सारे लगा लेने हैं और एक्सरसाइज सारे करने हैं।
पहले तो जब मैं करवा रहा था हिस्ट्री तो मैंने बोला था अगर आपके पास टाइम है तो करो, क्योंकि उस समय एंड हो गया था, काफ़ी एंड के मंथ चल रहे थे, तो उस समय सबके पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने ऑर्गेनिक में एक्सरसाइज कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा एज मिलेगा, चाहे वो कैसा ही क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा आपको PYQ तो कर ही लेना है, PYQ तो हर एक सब्जेक्ट में करना है, और आपको एग्जाम्पलर भी कर लेना है। तो ये अगर कर लेते हो तो मुझे तो इतने में ही कॉन्फिडेंस आ गया था, मेरे को अलग से मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें वही देखना जो आउट ऑफ NCERT वाले क्वेश्चन हैं उनको स्किप करना। अब न्यू NCERT हो या फिर ओल्ड NCERT तो सेम चीज़ है, कंटेंट सेम है, बस चैप्टर्स डिलीट हुए हैं केमिस्ट्री में, तो आप दोनों में से कोई भी NCERT कर सकते हो जो भी आपके पास है। ठीक है, फिर बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में क्या करना है, तो बायोलॉजी में आप कुछ बच्चे हैं जो नोट्स बनाते हैं और कुछ हैं जो NCERT हाईलाइट्स करते हैं। तो मैं प्रीफर करता हूँ NCERT हाईलाइट्स, सेम रीजन जो कि मैंने आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में दिया। बार बार आपको NCERT रिवाइज करनी है और एग्जाम में भी NCERT के लाइन से आपको दिखेंगे। बाकी आपको किससे ज़्यादा फायदा होता है उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको नोट्स बनाने हैं कि NCERT हाईलाइट करना है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे आप नोट्स बनाओ, आपको NCERT रीडिंग तो देनी ही देनी है, क्योंकि ये मस्ट है। ठीक है, अगर आप NCERT रीडिंग नहीं देते हो तो फिर आप जो एग्जाम में लाइन्स होगा उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर NCERT आपने बार बार पढ़ी हो तो आपको डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, अरे ये तो NCERT में लिखा हुआ था। न्यू करें या ओल्ड करें, तो अगर आप ड्रॉपर हो और आपके पास पहले से जो आपकी पुरानी NCERT थी वो हाईलाइटेड है, तो न्यू NCERT अब खरीद के फिर से हाईलाइट करने मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। ठीक है, अगर आपने अच्छे से हाईलाइट करी हुई है पुरानी NCERT को। ठीक है, सिंपल आप क्या चीज़ कर सकते हो कि क्योंकि चीज़ें सिर्फ डिलीट हुई हैं, ऐड बस कुछ चीज़ हुआ है जो कि ऑलरेडी NCERT में है ही नहीं, न्यू NCERT में भी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप ड्रॉपर हो, आपके पास पुरानी अच्छी से हाईलाइटेड NCERT है, तो आप सिंपल ये करो कि जो चीज़ें आपकी नई NCERT से हट गई हैं उन पे आप क्रॉस लगा दो ताकि आप उसको नहीं पढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो और आपने NCERT अभी ली है या फिर अभी आपने नहीं लिया, अभी लेने वाले हो, तो उस केस में आप नई NCERT हाईलाइट करोगे तो उसको हाईलाइट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ओल्ड NCERT से जो सिलेबस आपके अभी भी प्रेजेंट है लेकिन न्यू NCERT में नहीं है, उन चीज़ों को आप ऐड कर लेना, मतलब अलग से पढ़ लेना, उसके PDFs आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, अभी मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो उसमें बना दूंगा ये चीज़। तो कुछ टॉपिक जैसे कि कॉकरोच हो गया, ये आपके ओल्ड NCERT में था लेकिन नई NCERT में नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, तो इस चीज़ को आपको पढ़ना होगा। तो इसको अलग से आपको कॉकरोच का जो NCERT है, पुराने NCERT, वो निकाल के पढ़ना होगा। सिमिलरली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ना ही पुराने NCERT में था और ना ही नए NCERT में, लेकिन सिलेबस में ऐड हो गया है, जैसे कि रेड डाटा बुक है, न्यू फैमिलीज है, तो इन सबको आपको अलग से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अलग से करनी होगी। बाकी आपको नॉर्मल, चाहे आप न्यू या ओल्ड NCERT लो, मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसको यूज़ करना है। इसके अलावा भी कुछ डाटा कहीं कहीं चेंज हुए, वो भी मैं आपको बता दूंगा जब मैं बायो की जो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा तब। ठीक है, जैसे कि वो H+ वाला कि 2H+ होता है कि 4H+ होता है, वो चेंज हुआ है, तो वो मैं आपको सब जितना भी पॉइंट है वो कवर कर दूंगा उसमें। ठीक है, उसके अलावा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें, ये बच्चे बहुत पूछते हैं कि भैया बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, मेरे टाइम में कोई बुक था ही नहीं ऐसा कोई अच्छा, MTG से मैं बोर हो गया था, तो मैंने मतलब MTG मुझे पसंद आती नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, सीधे सीधे बस बार बार बायो को रिवाइज किया था, PYQ लगाया था, एग्जाम्पल किया था, तो मेरा काम इतने में ही हो गया था। लेकिन अगर आपका काम इतने में नहीं होता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उस केस में NCERT पंच करके एक बुक है, शायद PW की है, तो उसको आप कर सकते हो। मैंने देखा था उसमें अच्छे टाइप्स के, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स करके और सारे टाइप के, मतलब हर एक लाइन से क्वेश्चंस दे दिए, तो आप एटलीस्ट इतना टेस्ट कर सकते हो कि मेरे को हर एक लाइन का मतलब पता है कि नहीं, मतलब हर एक लाइन से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मैं आंसर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो NCERT पंच की बुक को यूज़ करके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेन यही काम होता है कि मुझे वो पैराग्राफ समझ में आया नहीं आया, ये टेस्ट कर पाऊँ मैं, और अगर नहीं आया तो फिर मैं उसी पर बार बार काम करूँगा। तो इसलिए आप NCERT पंच को यूज़ कर सकते हो। बाकी इन दोनों से भी मेरा काम तो हो गया था, तो मैंने कोई अलग से बुक नहीं लगाया था, मॉड्यूल्स को लगाया था उसमें से जो आउट ऑफ NCERT उसको स्किप करके। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज या बुक्स आपको यूज़ करने हैं अपने नीट 2025 के प्रिपरेशन के लिए। और इसके आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल स्ट्रैटेजी भी बना के दे दूंगा कि आपका पूरे ईयर का प्लान क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ताकि आप प्रिपरेशन में पूरे अच्छे तरीके से बैठ जाओ और कुछ भी डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ो, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है। और अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो फिर आप एंड में वही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या भैया आप 6 सिलेक्शन पॉसिबल है, क्या आप 650 पॉसिबल है, तो वो नहीं चाहता हूँ मैं कि आपके साथ फिर से हो, क्योंकि मुझे तो क्या है, मैं तो वीडियो बना दूंगा आप पूछोगे तो, लेकिन करना तो आपको ही है, चाहे आज करो या कल करो, 6 महीने पहले करो या 6 महीने बाद करो। तो इस चीज़ पर ध्यान दो और अभी से काम करना स्टार्ट करो। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।